द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए उनके 50 नंबरों के अनिवार्य प्रश्न पत्र यानी कि सामान्य ज्ञान का हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं। आपको बाकी के बचे हुए दिनों में किस प्रकार से तैयारी करनी है, प्रैक्टिस सेट हमें किस प्रकार से लगाना है, प्रैक्टिस सेट की क्या अहमियत होती है, इसके अलावा आपको अपने नोट से और सिलेबस से किस प्रकार से पढ़ना है, इसकी एक पूरी वीडियो बनाई गई है। आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए भैया, यहाँ पर हम लोग अपने 50 नंबरों के सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस में कितना है दम। तो इस प्रैक्टिस सेट का जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें हमें जोड़ा ही मिलाना है, तो पहले जोड़ा मिला लेते हैं, बाद में विकल्पों को हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो चलिए, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, इसी का जोड़ा आपको मिलाना है। स्टार्ट करते हैं। पहला है विश्व डाक दिवस। तो विश्व डाक दिवस कब मनाया जाएगा भैया? तीसरे नंबर पे 9 अक्टूबर को। दूसरा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो ये 26 जनवरी के एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। तीसरा है मानवाधिकार दिवस। तो मानवाधिकार दिवस बहुत बार, हजारों बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये आपके 10 दिसंबर को मनाया जाता है यानी कि चौथे नंबर पर जाएगा। और डी वाला कौन सा बचा है? राष्ट्रीय युवा दिवस। तो ये आपका पहला बचा है, 12 जनवरी को मनाया जाएगा। ये युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो ये आपका क्रम बन रहा है। क्रम क्या बन रहा है भैया? 3 2 4 1 आपका क्रम है। और 3 2 4 1 कहाँ पर है? 3 2 4 1 ये आपका विकल्प बी में है। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर पहले प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिएगा कि ये जो आपका, अगर आप पहली बार प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से लगा रहे हैं तो इतना जान लीजिए कि ये जो विकल्प हैं ये आपको पढ़ना है और विकल्प पढ़ के फटाफट आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते चलना है। अथवा अगर आप चाहें तो अपने मन में भी आंसर को दोहरा सकते हैं। विकल्प हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ प्रश्नों को पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो भैया इन चारों में से कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। एक बार विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर जैसे सी नंबर को जरा ध्यान से देखिए, हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। तो ऐसा तो कभी नहीं होता है। जो अपघटित करने काम होता है वो सूक्ष्म जीवाणुओं का होता है, ठीक है। और यहाँ हरे पौधे ऐसा कभी नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका विकल्प सी बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर, लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम कौन है? यानी कि सबसे कम समय में रहने वाला जो जीवोम है वो कौन सा है इन चार विकल्पों में? तो आपका यहाँ पर विकल्प डी सही होने वाला है। टुड्रा जो प्रदेश हैं वो सबसे लघुत्तम जीवोम होता है। चौथे नंबर चलते हैं, जैव विविधता का क्या अर्थ होता है? विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए। तो जैव विविधता का जो अर्थ होता है, जो परिभाषा दी गई है वो आपके सी वाले, चौथे प्रश्न के लिए सी वाले विकल्प में दिया गया है। एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु जो निवास करते हैं उन्हीं की विविधता को जैव विविधता हम लोग कहते हैं। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। पाँचवें नंबर पर चलते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो उपधातु कौन सा है इन चार विकल्पों में से? तो उपधातु भैया सिलिकॉन है यहाँ पर। विकल्प आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन से विकल्प को अल्प कार्बन युक्त यौगिकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ना कि कार्बनिक रूप में? यानी कहने का मतलब कार्बनिक रूप में जिसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है, अल्प कार्बन युक्त यौगिकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, उसका क्या नाम है? तो यहाँ पर आपका छठवें प्रश्न के लिए जो आखिरी वाला विकल्प है साइनाइड्स, ये आपका बिल्कुल सही होगा। ये जो वाला जो प्रश्न था ये जिसने भी रसायन विज्ञान बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ा होगा वही कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जो आपको थोड़ा कठिन लगेंगे, कुछ प्रश्न बहुत ही आसान लगेंगे, लेकिन उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, अपनी क्षमता को जानना पहचानना है कि हमने अब तक जितना भी पढ़ा है उसमें से हमें कितना आता है और क्या आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जहर है जिसका नाम है साइनाइड, इसका आपको रासायनिक नाम बताना है। तो साइनाइड का रासायनिक नाम क्या होता है? प्रूसिक एसिड। प्रूसिक एसिड आपका विकल्प डी में दिया गया है। विकल्प डी सातवें प्रश्न के लिए आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, आठवें नंबर पर, हवा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है?
तो हाँ, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो वायुमंडल है उसमें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, इसमें तो कोई चर्चा करना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जीव भार का पिरामिड कौन सा होता है जो पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तो जीव भार का ऐसा कौन सा पिरामिड है जो किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है, यानी कि ये आपके 4 पारिस्थितिकी तंत्र दिए गए हैं, इसमें उल्टा जो जीव भार का पिरामिड किस में होता है? तो भैया उल्टा जीव भार का पिरामिड तालाब में होता है, याद कर लीजिएगा। आपके 5-6 बार पूछा जा चुका है, यूपी टेट में भी ये प्रश्न आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो रोसेन साहब ने किया था, वार्टन जी रोसेन। विकल्प सी यहाँ पर आपका 10वें प्रश्न के लिए बिल्कुल सही रहेगा। 11 नंबर चलते हैं। रेड डाटा बुक, इस जो बुक है इसका संबंध किस प्रकार से है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। विलुप्त प्राय जीव जंतु होते हैं उनसे संबंधित ये पुस्तक है रेड डाटा बुक, यानी कि विकल्प आपका बी वाला बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है, यानी भारत में जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कितना है? तो 12 प्रश्न के लिए जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 83.3 करोड़ है। ये जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। अगले प्रश्न 13 नंबर में आपके रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। रीजनिंग के प्रश्नों को कैसे हमें सॉल्व करना है इन सब की वीडियो हम लोग बना चुके हैं। आप लोग सामान्य ज्ञान जो जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए प्लेलिस्ट बनाई गई है उसमें जाइएगा, उसमें आपके रीजनिंग के 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। उन 20 प्रैक्टिस सेट में इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आ रहे हैं जो आप 13 नंबर में, 14 नंबर में, 15 नंबर, 16 नंबर में देख रहे हैं, इन सब को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसमें लीप वर्ड्स निकालना है तो लीप वर्ड्स निकालने के लिए 4 का भाग देना है, जिसमें 4 का भाग चला जाएगा वो हमारा लीप वर्ड्स होगा। और बाकी की इस प्रकार के जो 70 नंबर में दिए गए हैं तो इस प्रकार के प्रश्न आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्नों सॉल्व करने के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। आप उन प्रैक्टिस जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कराया था उसको देख लीजिएगा, ये सारे प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले 20 नंबर के प्रश्न पर। रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा। तो 20 नंबर पर चलते हैं। संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो भैया ये प्रश्न तो मुँह जवानी याद होना चाहिए, अगर आपको याद नहीं है तो बहुत दिक्कत की बात है। अंबेडकर साहब उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पहला विकल्प यहाँ पर हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता के बारे में बताता है? तो समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में लिखा गया है? ये नीति निर्देशक जो तत्व हैं, सिद्धांत हैं, उसमें ये बताया गया है। और किस में है? आर्टिकल 44 में है। आपका विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा। किस भारतीय व्यक्ति ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय ने जीता है ये आपको बताना है, और उनका नाम है अमर्त्य सेन। यहाँ पर विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 23 नंबर चलते हैं। लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो लाभ के जो गत्यात्मक सिद्धांत है यानी कि इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है, उसका से जो प्रतिपादन किया था वो क्लार्क ने किया था। आगे बढ़ते हैं अपने 24 नंबर के प्रश्न पर। वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ाने पर खपत बढ़ जाती है क्या कहलाते हैं? अगर हम लोग कीमत बढ़ाएं तो खपत भी बढ़ जाती है, तो इस प्रकार की वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं? अगर आप लोगों ने जो वस्तुओं कितनी प्रकार की वस्तुएं होती हैं इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, और इसका आंसर होता है गिफेन वस्तुएं। विकल्प डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर पर। एक आर्थिक व्यवस्था जिसमें निजी तथा राज्य के उपक्रम को मिलाकर बनाया जाता है क्या कहलाता है? तो ऐसी कोई व्यवस्था जिसमें निजी भी जो प्राइवेट होते हैं वो भी शामिल हो और राज्य सरकार भी शामिल हो, तो उस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं? सबको पता है उस प्रकार की व्यवस्था को मिश्रित व्यवस्था कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं, और ये भारत में ही मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वानिकी स्कीम किसके दौरान प्रारंभ की गई थी? यानी कि ये जो योजना है राष्ट्रीय वानिकी योजना, ये कब स्टार्ट किया गया? तो भैया ये छठी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था। आपका विकल्प यहाँ पर भी बिल्कुल सही है। आपको अगले प्रश्न में बताना है रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल का संबंध किस देश से है, किस देश की मुद्रा है ये? तो अरब कंट्री में सबसे बड़ा देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब की मुद्रा है कौन सी? रियाल। आगे बढ़ते हैं अपने 28 नंबर पे के प्रश्न पर। अग्नि का प्रयोग करना मानव ने सबसे पहले कब सीखा था?
तो अग्नि का उपयोग करना मानव ने सबसे पहले कब सीखा था? देखिए, उपयोग करना और अग्नि के बारे में जानना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अग्नि के बारे में तो पहले से ही जानकारी थी, लेकिन अग्नि का यानी आग का उपयोग करना मानव ने नवपाषाण काल में सीखा था। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर पर, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो जो भगवती सूत्र है वो जैन धर्म से संबंधित है। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? तो चरक किस राजा के दरबार में रहते थे? 30 नंबर में बताना है, गलत नहीं करना है। यहाँ पर आपका पहला विकल्प कनिष्क सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर पर, एक पुस्तक है जिसका नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद के राइटर कौन हैं? तो इनके राइटर है अल-बरूनी। यहाँ पर हमारा विकल्प बी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर पर, विश्व का सबसे बड़ा मकबरा जो गोल गुम्बद है वो किस राज्य में है? तो गोल गुम्बद कहाँ है यही आपको बताना है, और ये आपके कहाँ पर है भैया? कर्नाटक राज्य में है। पहला वाला विकल्प यहाँ पर सही है। फटाफट प्रश्नों के आंसर देते जाना है, इसमें कोई डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्कशन करने के लिए आपके पास नोट्स है उससे पढ़ लीजिए, आपके पास किताबें हैं उससे आप डिटेल में पढ़िए। यहाँ पर सिर्फ हमें प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। आपको इन 50 नंबरों में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं हमें सिर्फ यही देखना है। क्लियर। 33 नंबर पर चलते हैं, प्रसिद्ध संगीतकार जो तानसेन थे वो किसके दरबार में रहते थे? तो ये फिल्म तो आपने देखा ही होगा, टीवी सीरियल भी देखा होगा। तानसेन जो रहते थे वो अकबर के दरबार में रहते थे। इनकी कहानियाँ भी आप लोगों ने सुना ही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हो गया था? तो मुगलों का जो अस्तित्व है वो किसके साथ समाप्त हुआ था? बहादुर शाह जफर के साथ समाप्त हुआ था। विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। 35 नंबर पर चलते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी किसका जोड़ा गलत है ये आपको बताना है। ये एक तरफ व्यक्तियों के नाम लिखे गए हैं, उन्होंने किस प्रकार की संस्था की स्थापना किया था वो लिखा है, आपको जोड़ा मिला के बताना है। एक बार विकल्पों को देख लीजिए। देखिए, राजा राम मोहन रॉय के बारे में लिखा है आदि ब्रह्म समाज, तो ये हमारा बिल्कुल गलत है। अब अगर आपको पता है कि राजा राम मोहन रॉय ने किस संस्था की स्थापना किया था तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और बाकी के आपके ए, बी और डी विकल्प आपके बिल्कुल सही हैं। लेकिन राजा राम मोहन रॉय के बारे में आपको बताना है कि इन्होंने किस संस्था की स्थापना किया था, कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 36 नंबर के प्रश्न पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूले साहब थे, जॉर्ज यूले, इनका नाम याद रखिएगा। विकल्प बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। 37 नंबर पर चलते हैं, अंबेडकर और गांधी जी के बीच में जो समझौता हुआ था उस समझौते को हम लोग किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर 1932 की बात हो रही है, तो उसको हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, या पूना समझौता या पूना पैक्ट। विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कौन दो एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो दो एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी बनाने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो कौन सा है? तो अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर विकल्प बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, पद्म पुरस्कार 2021 से टोटल कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो टोटल कितने लोगों को ये इनाम दिया गया है? तो यहाँ पर टोटल 119 लोग हैं, यानी कि पद्म पुरस्कार जिसमें तीनों पुरस्कार शामिल होते हैं वो टोटल 119 लोगों को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 और 21 का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था कोविड-19 योद्धा। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय था। चलिए आगे बढ़ते हैं 41 नंबर पर, 17 नवंबर 2020 को स्टार्टअप हब स्थापित करने की घोषणा किसने किया था? तो स्टार्टअप हब ये किस राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है? ये राज्य सरकार उड़ीसा के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। विकल्प बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। भगवान राम से जुड़ी तीर्थ स्थलों की यात्रा हेतु विशेष पर्यटन ट्रेन श्री रामायण एक्सप्रेस चलाई जा रही है, और ये कहाँ से कहाँ तक चलाई जा रही है यही आपको बताना है। तो ये दिल्ली सफदरगंज से नई दिल्ली, ये आपका विकल्प सी 42 नंबर में, तो कुछ मुझे गलत लग रहा है। सफदरगंज से नई दिल्ली, चलिए ठीक है। यहाँ पर इस प्रश्न के लिए विकल्प सी आपका दिया गया है, तो विकल्प सी
आपके मतलब इस प्रैक्टिस सेट में आपका विकल्प सी सही दिया गया है, लेकिन इस प्रश्न को आप ज़रा डिटेल में देख के बताइएगा कि इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। श्री रामायण जो एक्सप्रेस है वो नई दिल्ली से चलाई जा रही है और शायद अयोध्या तक या बहुत जगहों पर जाती है, तो कहाँ तक जाती है मुझे ये अभी याद नहीं आ रहा है। आप इसको ज़रा देख के सर्च करके श्री रामायण एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई जा रही है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 42 नंबर का प्रश्न अभी हम लोग वर्तमान समय में छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 43 नंबर पर। भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार किन अक्षांशों के बीच में है? तो यह तो आपको रटा ही होना चाहिए प्रश्न। ठीक है, अगर आप भारत का भूगोल लूसेंट के बुक से पढ़ते हैं तो यार उसकी पहली या दूसरी लाइन में ही ये लिखा गया है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बाद भारत का विस्तार है, ये अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, तो पहला वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 44 नंबर पर चलते हैं। कपास के रेशे जो होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कपास के रेशे कहाँ से होते हैं? जो बीज होता है कपास के पेड़ों में जो बीज होते हैं वहाँ से प्राप्त होते हैं। विकल्प भी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर पर। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? तो जनजातियों का निर्धारण कैसे होता है भैया? कौन सा विकल्प सही रहेगा? आंसर बताने की कोशिश करिए। पहला वाला विकल्प सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास के आधार पर हम लोग जनजातियों का निर्धारण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इस मिट्टी का दूसरा नाम क्या है ये आपको बताना है। और इस मिट्टी का दूसरा नाम है नवीन, मतलब होता है खादर। खादर नवीन चीज़ें खाई जाती हैं। ठीक है, बांगर मतलब बेकार चीज़ें होती हैं। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं। बांगर मतलब बेकार, तो पुरानी बेकार हो जाती हैं, नवीन खाई जाती हैं, तो खाई मतलब खादर। ठीक है, तो नवी जलोढ़ मिट्टी खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी बेकार यानी बांगर। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है? अभी भी बरसात का मौसम चल ही रहा है, तो मानसून सबसे पहले कहाँ आया था? अगर आप अखबार भी पढ़ते हैं तो भी बता सकते हैं कि ये केरल की बात यहाँ पर हो रही है। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में ये 3 शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता ये संविधान में शामिल किए गए थे? तो ये कब शामिल किया गया था भैया? 1976 की बात है, जब भारत में इमरजेंसी लगी हुई थी उसी समय ये शामिल किया गया था, 1976। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर के प्रश्न पर। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि भाग 3 तथा भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है? तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा था? तो ये आपका यहाँ पर विकल्प सी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस में ऐसा कहा गया था। विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। और आज के अपने आखिरी प्रश्न पर चलते हैं। वर्ष 1956 के मुख्यतः किन मापदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। पहले 14 राज्य थे, फिर बाद में उसकी संख्या को बढ़ाया गया था। तो उसका क्या आधार था? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो उसका आधार था भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता, यानी कि विकल्प डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो आपके जो अनिवार्य प्रश्न हैं 50 नंबरों के सामान्य ज्ञान का, उसको हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया है और आपके रीजनिंग के प्रश्नों को छोड़ दिया है। रीजनिंग के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है वो सारी चीज़ें आप लोग जानते होंगे। तो आपने टोटल इस 50 नंबरों में कितने नंबर किए हैं, उसमें से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा यदि कोई आपके मित्र जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों का यूट्यूब जो चैनल है अभी बहुत ही छोटा सा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइबर भी कम है, व्यूज़ भी कम आते हैं। जब तक आप लोग मदद नहीं करेंगे ये यूट्यूब चैनल एक बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं बनेगा। और जैसे जैसे हम लोग ग्रोथ करते जाएंगे आपके लाइव कक्षाएँ भी चलती जाएंगी और सारे जो जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी आपकी लाइव कक्षाएं चलेंगी, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो या सामान्य ज्ञान हो, कुछ भी हो, सबकी लाइव कक्षाएं चलेंगी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।